हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा करने में, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में पढ़ा जाता है, एक होता है एलजेब्रा पार्ट और एक होता है ज्योमेट्री वाला पार्ट। तो जो एलजेब्रा वाला पार्ट होता है वो आता है कॉनिक सेक्शन से पहले, स्ट्रेट लाइंस वगैरह, और ज्योमेट्री वाला पार्ट उसके बाद आता है। क्योंकि ज्योमेट्री वाला पार्ट अगर स्ट्रेट लाइंस और पैराबोला कॉनिक सेक्शन अच्छे से किया है तो ज्योमेट्री वाला पार्ट समझ आता है। ठीक है, तो इसलिए हम एलजेब्रा वाला पार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें। तो देखो, हमें पता है कि देखो कुछ इक्वेशन जैसे इस टाइप की होती है। इस टाइप के इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब जो कि हमारे पे रियल नंबर आए, रियल नंबर हमें अपना डोमेन पता है कि रियल नंबर होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो कि हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो सब। तो अगर हम जैसे इस टाइप की इक्वेशन है तो उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो एक्स की कोई भी ऐसे रियल वैल्यू वो ही नहीं होती कि हम इसको विजुअलाइज ही नहीं कर सकते कि मतलब कोई एक ऐसा नंबर हम ना नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमें कुछ स्पेशल नंबर चाहिए जिससे कि हम ये इसके सॉल्यूशन भी बता सके उस नंबर सिस्टम में। बेसिकली जिस नंबर सिस्टम में वो नंबर लाई करेगा वो नंबर सिस्टम बन जाएगा। तो हमें इसलिए कुछ अलग नंबर्स चाहिए जिससे कि हम इसके सॉल्यूशंस भी बता सकें। ठीक है, तो हमें बताइए इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, सो व्हाट वी डिड इज, हमने रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया और जिससे वो और नंबर ले सके, वो ऐसे टाइप के नंबर्स में इनकॉर्पोरेट कर सके, वो ऐसे टाइप के नंबर्स पे अकोमोडेट कर सके। उसे हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। रियल नंबर सिस्टम को कोई लार्जर सिस्टम में हमने एक्सटेंड कर दिया जिससे कि इस टाइप के नंबर्स भी ले सके। ठीक है, तो ठीक है, अब ये इस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड नीड पड़ी कि इस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो अब देखते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जो हमें चाहिए। तो उसे कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि हम उसे विजुअलाइज नहीं कर सकते। हम कोई भी ऐसे रियल नंबर है ही नहीं जो कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो सके बेसिकली। तो इसलिए इसलिए उसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं कि हम उसे बस इमेजिन कर सकते हैं, हम उसे विजुअलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, +√-1। ठीक है, तो √-1 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसे हम एक स्पेशल आई से डिनोट करते हैं। √-1 को √-1 को हम आई से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं हम आयोटा। इसे कहते हैं हम आयोटा। आयोटा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे कुछ स्पेशल नंबर्स बन गए, जैसे कि मान लो हमें √-4 करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा। ठीक है, अब ये कुछ नंबर और सिस्टम्स नंबर कुछ स्पेशल नंबर्स बन गए जिसमें आई आ रहा है, और उससे हम बेसिकली ये डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, √a × b = √a × √b। ठीक है, पर ये तभी वैलिड है जब इनमें से ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव नंबर हो। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो ये वैलिड नहीं होता। हाँ, कैसे वैलिड नहीं होता, तो देखो, मान लो हमने इसको हमने हमें √16 निकालना है, हमें पता है √16 4 होता है। तो हमने इसको पहले ऐसे लिखा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि -4 × -4 16 ही बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इसमें अगर हमने ये वाली आइडेंटिटी लगानी चाहिए तो हमारा ये आया। ठीक है, और फिर इसको हमने हमने इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाई और फिर इसको हमने खोला तो हमारा ये आ गया। जो हमने यहाँ पे किया था वैसे हमने यहाँ पे किया, और उससे देखो क्या आया, 2 आयोटा 2 × 2i × 2i। तो ये हो गया 4i²। अब i² क्या होगा, इसका होल स्क्वायर क्या करेंगे, -1, तो ये -4 आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो इसको देखो थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। जब हम यहाँ वाले स्टेप पे पहुँचे तो हमारा ये था -4 × -4। ठीक है, तो अब इसको हमने लिख दिया, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, पर यहाँ पे इस स्टेप में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इस स्टेप में ये है, क्योंकि देखो ये बेसिकली जब हमने इसको अल्टीमेटली हमारे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अल्टीमेटली हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है, हम √1 को हम लिख रहे हैं √-1 × √-1। बेसिकली अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, अगर हम √1 को ही ले लो, √-1 × -1,
तो ये हो जाएगा हमारा √-1 इंटू √-1। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली क्या आ रही है, देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने हमारे अंदर तो माइनस हट ही जाता, तो अब हम यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पहले हम कर रहे थे, तो हमारा हमें क्या पता लग रहा है, ये क्या होता है, ये हमारा होगा -1। ठीक है, पर हमारा ये तो 1 ही आना चाहिए, पर ये -1 आ रहा है। तो हम बेसिकली दिस शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो अंदर माइनस हट के माइनस तो बचा ही नहीं, और ये हमें 1 देगा, ये हमें पता है। ठीक है, पर ये हमें -1 देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको तब यूज़ नहीं कर सकते जब दोनों नेगेटिव नंबर हो, क्योंकि ये हमें 1 देगा, हमें पता है, ये तो 1 देगा, -1 हो जाएगा। पर हम इसको फिर ऐसे इसके इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों ही इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये दोनों ही एक इमेजिनरी नंबर्स हैं। देखो यहाँ पे तो ये रियल नंबर बन जाएगा, पर यहाँ पे ये दोनों ही इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि ये वाली प्रॉब्लम है, तो हम दिख रहा है कि हम इन दोनों को फिर इक्वल नहीं लिख सकते, इसलिए हमें बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमें पता लगा है कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि ये -1 देगा, ये 1 देगा, तो ये दोनों को इक्वल नहीं करेंगे, और इसलिए हम एक बार माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस वजह से ये आइडेंटिटी तब वैलिड है जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है। ठीक है, और दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें एक बार माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ये वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। वैसे मोस्टली ये चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, पर ठीक है। तो अब ठीक है, अब आयोटा की हम कुछ हायर पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि आई हमारा होता है √-1। ठीक है, अब हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, हम इसकी स्क्वायर की पावर देखते हैं। जब हमने आई स्क्वायर किया, तो बेसिकली इसका स्क्वायर किया तो -1 आ गया। ठीक है, अब हमें आई क्यूब चाहिए। आई क्यूब हमने क्या किया, हमने आई स्क्वायर में ही आई मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ही हमने मल्टीप्लाई आई कर दिया। ठीक है, तो हमें आई क्यूब मिल गया। तो आई क्यूब में क्या किया हमने, आई स्क्वायर में -1 है, और उसमें आई मल्टीप्लाई होकर -i बन गया। ठीक है, और फिर हमने आई की पावर 4 किया। अब आई की पावर 4 में क्या हुआ, हमने आई क्यूब में ही यहाँ पे इंटू आई कर दिया, यहाँ पे इंटू आई कर दिया, तो आई 4 मिल गया हमें। और आई 4 हमारा 1 के इक्वल आ गया। आई 4 बना -i², और जो कि 1 के इक्वल है, क्योंकि आई स्क्वायर हमारा -1 है। ठीक है, तो ये हमें 1 के इक्वल मिल गया। अब हमने आई 5 किया, तो आई 4 में इंटू आई किया, तो हमें आई मिल गया। तो बेसिकली अब यही रिपीट हो गया, देखो ये 1 की पावर थी, वही 5 है, क्योंकि आई 6 मेरा -1 आएगा, क्योंकि मैं दोनों साइड आई मल्टीप्लाई करूंगा -1। तो देखो अब ये रिपीट हो रहा है। पहला हमारा क्या था, आई -1 -i 1, फिर उसके बाद ये था 1 2 3 पावर के लिए, 4 पावर के लिए, फिर 5 पावर के लिए, फिर से आई -1 -i 1। तो ये 4 4 के पेयर्स में रिपीट हो रहा है। ठीक है, और मुझे पता है कि आई की पावर 4 1 है मेरा। तो अगर मेरे को कोई भी एक एन के लिए निकालना है, कोई में मेरे को एन के लिए निकालना है, तो ये बनता है कि एन को मैं 4, मतलब एन को मैं 4 से डिवाइड कर दूं। बेसिकली एन को मैं 4 के डिविडेंट और क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूं, मतलब कि मैं एन को ऐसे लिखूं। ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ, 4 को एन को डिवाइड करूंगा मैं 4 से, जो क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो मैं एन को अगर ऐसे लिखूंगा, तो मेरे को एन को 4 से डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद मैं एन को ऐसे लिखूंगा। इसकी पावर को मैंने खोला, तो ये बन गया मेरे, और मेरे को पता है ये 1 है, और 1 की पावर क्यू 1 बनेगा, तो बेसिकली आई की पावर आर ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो मतलब कि बेसिकली आर क्या है, आर है एन मॉड 4। आर है एन मॉड 4। मॉड क्या होता है बेसिकली, एक एग्जांपल अगर दूं, तो फिर 5 मॉड 4 करूंगा, तो ये 1 के इक्वल आएगा। बेसिकली जब 4 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, मतलब 5 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो बेसिकली ये लिखने का, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, 5 मॉड 4। तो तो फिर इसलिए जो मेरा आंसर आएगा, आई की पावर एन इज इक्वल्स टू आई की पावर एन मॉड 4। ठीक है, आर मेरा एन एन मॉड 4 होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ी कन्फ्यूजन हो। मेरे को आई की पावर 135 निकालनी है। ठीक है, तो मैंने 135 को 4 से डिवाइड किया, और मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, 4 से डिवाइड किया मैंने, देख लो 4 से डिवाइड किया 135 को, तो 3 12 1 5, फिर 3 1 2 और 3। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और फिर मेरे को पता है ये वाले पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये पार्ट बेसिकली कीप रिपीटिंग होता रहेगा ना, मतलब
ये वाला पार्ट क्या बता रहा है कि 33 पेयर्स बनेंगे, 33 ग्रुप्स बनेंगे 4 4 के। ठीक है, मैं जैसे 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, और फिर 5 6 7 8, ये एक ग्रुप हो गया। तो ऐसे 33 ग्रुप्स बनेंगे क्योंकि 135 आ रहे हैं ना, क्योंकि ये 33 बनेंगे। तो मतलब कि ये ऐसे ऐसे करते करते जो 33 वाला होगा वो मेरा क्या होगा, 33 वाला होगा 129 130 131 132। 132 होता है क्या? हाँ, 132 होता है। ठीक है, ये मेरा टोटल जो ये पेयर्स बने 1 2, ये 33 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद तो मेरा वापस आई आ जाएगा। यहाँ पे मेरा फिर से आई रिपीट हो जाएगा, तो इनके मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने इसलिए इस पार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ जो बाकी वाला रिमाइंडर पार्ट है वो 3, तो आई की पावर 3 आंसर आ जाएगा। आई की पावर 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई की पावर 3 माइनस आई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को 1/i⁴ दिया है। तो मैं तो या तो आई की पावर 47 निकाल सकता हूँ, या एक काम करता हूँ, 1/i है, 1/i दिया है मेरे को इसको डिनोमिनेटर में से हटाना है। तो अब मेरे को पता है कि आई स्क्वायर मेरा -1 होता है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेथड है बेसिकली उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए, आई को न्यूमरेटर में लाने के लिए। तो मेरा ये बन गया -i, आई ये आई स्क्वायर -1 बन जाएगा, ऊपर आई है तो -i बन जाएगा, -i की पावर 47। ठीक है, तो अब ये अब मैं -1 की पावर 47, तो माइनस बन जाएगा, तो आई की पावर 47। बस आई की पावर 47 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 कहाँ तक जाता है, 44 तक जाता है, तो आई 3 बचेगा, तो ये आई आ जाएगा बेसिकली। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/i इज इक्वल्स टू -i। ठीक है, ये हायर पावर सी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसके सॉल्यूशन मत पढ़ना, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमें दिया है कि इफ z इज इक्वल टू 4 + i√7। देखो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब कि ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है, क्योंकि हम बेसिकली ये नंबर z हमारा क्या बना, z इज इक्वल टू 4 + √-7। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, क्योंकि हम 4 ऐड कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये दोनों कभी ऐड ही नहीं हो सकते। इन दोनों को कैसे ऐड करोगे, इसको तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, पर इसको हम कभी विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको बस ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो हमें हमें पता है कि हाँ जेड की वैल्यू है, तो मैं या तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देता हूँ। मैं इसमें पुट करके कैसे करूँगा, 4 + i√7 का होल क्यूब करूँगा, -4 4 + i√7 का होल स्क्वायर, -9 4 + i√7 +91, ये करूँगा, और मैं इसका क्यूब खोल दूंगा, क्योंकि इसका स्क्वायर खुलेगा तो कैसे होगा, a + b का क्या होता है, इसका स्क्वायर खुलेगा तो 4² प्लस आई, बिल्कुल बिल्कुल जैसे अलजेब्रा में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है, डरना नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर से बिल्कुल अलजेब्रा की तरह ही है, जहाँ पे कुछ वेरिएशन होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे खुलेगा, ये बन जाएगा 4², ये बन जाएगा -7। ठीक है, क्योंकि i² -1 होता है, तो ये -7 बन जाएगा, प्लस 8i√7, तो ऐसे करके करूँगा। ठीक है, एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी होता है। देखो, तो मेरे को बेसिकली मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ z की और z² निकालने में आएगी। z तो मेरे को डायरेक्ट पता ही है कि ये रखना है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, z² निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को अब जैसे ये पता है z मेरा ये है, ठीक है, z² करूँगा तो मेरे को इसका होल स्क्वायर करना है। पर मेरे को प्रॉब्लमेटिक टर्म कहाँ पे दिख रही है, ये प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। तो मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ, इस प्रॉब्लमेटिक टर्म को कैसे हटा सकता हूँ। देखो, ये रूट भी है, तो मैं अगर इसका सिर्फ होल स्क्वायर करूँगा तो मेरा ये प्रॉब्लमेटिक टर्म हट जाएगा, क्योंकि आई आई मतलब मैं इसका स्क्वायर करूँगा अगर, तो मेरे को मिल जाएगा -7। तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा सब कुछ रियल नंबर में आ गया, कुछ भी रूट में नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इसका स्क्वायर चाहिए। अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं z का होल स्क्वायर दोनों साइड करता हूँ, 4 + i√7 का होल स्क्वायर दोनों साइड करता हूँ, तो मेरे को एक टर्म मिल जाएगी 2ab। तो 2 × 4 × i√7, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं कर सकता, मेरे को सिर्फ इसका होल स्क्वायर करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं 4 को ना इधर भेज देता हूँ z की तरफ, तो z -4 बन गया, और फिर होल स्क्वायर करता हूँ। तो फिर मैंने होल स्क्वायर किया, तो ये आया, होल स्क्वायर करके ये आया, तो ये एक इक्वेशन बन गई, अल्टीमेटली ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
इसको जेड स्क्वायर को मैंने जेड के टर्म्स में लिखा और ये बन गया। मतलब मैंने बेसिकली जेड जेड स्क्वायर को जेड के टर्म्स में लिख दिया बेसिकली। ठीक है। मेरी सारी प्रॉब्लमेटिक टर्म्स हट गई और मैंने बस जेड स्क्वायर को जेड के टर्म्स में लिख दिया। मतलब कि जब मैं जेड स्क्वायर यहाँ पे जेड स्क्वायर किया था तो ये आया था। तो इसमें बेसिकली क्या क्या यहाँ पे अलग क्या है कि ये जो पार्ट है ना, इसको इसको और इनको इनकलकेट करके ना जेड मैंने लिख दिया है बेसिकली। ठीक है। तो ये एक अच्छा मेथड है। ठीक है। अब मेरे को जेड क्यूब निकालना है, तो मैंने क्या किया, इधर भी जेड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी जेड मल्टीप्लाई कर दिया सारे में। ठीक है। तो ये बन गया ये। और फिर जेड स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता ही है, ये डाली मैंने, ये बन गया। ये भी जेड में बन गया, जेड क्यूब भी जेड में आ गया, सब कुछ जेड में आ गया। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है। फिर देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है। क्योंकि जेड की मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब की नहीं पता। तो इसलिए मैंने जेड स्क्वायर जेड क्यूब को जेड में निकाल लिया, जो प्रॉब्लमेटिक टर्म है उसको हटा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये इक्वेशन बनी, यहाँ पे जेड क्यूब डाल दी और जेड स्क्वायर डाल दिया। तो ये बना। तो अगर हम देखें ना तो जेड जेड वाली टर्म्स कट जा रही है, सिर्फ -1 आ रहा है आंसर। ठीक है। तो कितना इजी हो गया ऐसे करना। तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे करना होता है। तो ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। ये इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।